गुड इवनिंग साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रवि और आप मेरे साथ कर रहे हो अपनी सीटेट के लिए हिंदी की प्रैक्टिस क्लासेस। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की प्रैक्टिस क्लास। पहला क्वेश्चन है, भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही आपको बताना है। भाषा कौशलों के संबंध में कौन सा कथन सही हो जाएगा, सभी लोग इसका आंसर कर दीजिए। ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है भाषा के कौशल अंतः संबंधित होते हैं। दूसरा है भाषा के सभी कौशलों को नए सिरे से सिखाने की आवश्यकता होती है। तीसरा है भाषा कौशल एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। चौथा है भाषा के चारों कौशल एक क्रम में सीखे जाते हैं। तो सभी लोग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर कर देंगे। एक बार वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिए और जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद में करते हैं अपनी आज की प्रैक्टिस क्लास बेहतरीन तरीके से। सभी लोग शेयर करेंगे एक बार अपने साथी मित्रों के पास में। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, भाषा कौशल अंतः संबंधी होते हैं। इसका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है, आपको बताना है कि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए इनमें से सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है। पहला है संवाद अदायगी, दूसरा है व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास, तीसरा है अपने अनुभवों का वर्णन, चौथा है बातचीत करना। तो इसका आंसर कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का बताइए, अभिव्यक्ति का विकास करने के लिए सबसे कम प्रभावी तरीका कौन सा है इनमें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा, व्याकरण आधारित संरचना अभ्यास। ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो आपको बताना है इनमें से सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा तरीका कौन सा हो जाएगा। ऑप्शन है सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना, दूसरा है कविता सुनना और शब्दशः लिखना, तीसरा है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, चौथा है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही हो जाएगा। सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने के लिए सबसे अच्छा जो है तरीका वो क्या है, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। पहले आप किसी कहानी को सुन लीजिए, उसके बाद में उसको फिर अपने शब्दों में लिख दीजिए। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में कौन सा कथन उचित नहीं है। तो आपको बताना है कि बच्चों के भाषा प्रयोग में होने वाली त्रुटियों के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं हो जाएगा। तो एक बार आप लोग आंसर कीजिए। आपको बता दें साथियों कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर आपके सीटेट से संबंधित काफ़ी क्लासें पढ़ चुकी हैं। साइंस है, सामाजिक विज्ञान है सेकंड पेपर के लिए, उसके बाद में हिंदी की काफ़ी सारी क्लासेस हैं और EVS की हैं, सभी क्लासें पढ़ चुकी हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो एक बार विजिट कीजिए। मैथ्स की भी पेडोलॉजी पढ़ चुकी हैं सारी की सारी क्लासेस, तो आपको देखनी चाहिए, आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी सारी क्लासें। तो इसका बताइए क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, क्या हो जाएगा, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, त्रुटियों का अर्थ है भाषा अज्ञानता। आगे देखते हैं। सभी लोग एक बार शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा एक बार सभी लोग इसको शेयर कर देंगे अपने साथी मित्रों के पास में। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्लास को एक बार शेयर कर दें साथियों, शेयर करने में कोई पैसा नहीं जा रहा है आपका। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को मुख्य रूप से डॉट डॉट में कठिनाई होती है, लिखने में, सुनने में, बोलने में या फिर पढ़ने में। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई सारी बार हमने खुद आपको करा दिया है, कितनी बार करा दिया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चे को मुख्य रूप से लिखने में दिक्कत होती है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है आगमन विधि में हम बढ़ते हैं भाषा से व्याकरण की ओर, व्याकरण से भाषा की ओर, नियम से उदाहरण की ओर या फिर उदाहरणों से नियम की ओर। तो आपको बताना है आगमन विधि में हम बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा, उदाहरणों से नियम की ओर। क्या हो जाएगा, उदाहरणों से नियम की ओर आगमन विधि में बढ़ा जाता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। आपको बताना है कि आप हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। पहला है बच्चों की लेखन क्षमता का विकास करना, दूसरा है बच्चों के विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, तीसरा है बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, चौथा है बच्चों को व्याकरण के नियम सिखाना। तो बताइए आप हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं, इनमें से आंसर कीजिए क्या हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 7 का सभी लोग आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा इसका? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा? बच्चों को विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग सिखाना, ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आपको बताना है, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आपको क्या करना चाहिए? उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे, उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे, या फिर उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, क्या हो जाएगा? उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन देंगे। ये सब आपको नहीं करना है, ऑप्शन नंबर ए सही है, उन्हें पढ़ने के लिए उपयुक्त साधन देना। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, आपने अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है। आपने क्या किया है? अपने विद्यार्थियों को एक प्रश्न दिया है। वो प्रश्न है, घर से विद्यालय आने तक आप रास्ते में जो जो चीज़ें देखते हैं उन्हें लिखें। आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी दृष्टिबाधित है तो आप क्या करेंगे? उसके लिए आपको यह बताना है कि आप अपने विद्यालय में गए और अपनी कक्षा में जाकर के आपने बच्चों से कहा कि आप जब आ रहे थे तो आपने रास्ते में कौन कौन सी चीज़ें देखी, उन सब के बारे में आप लिखिए। तो आपकी कक्षा में एक विद्यार्थी ऐसा है जिसको दिखाई नहीं देता है, तो आप बताइए उसके लिए क्या करेंगे? पहला है, उसे इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए मना करेंगे। दूसरा है, स्वयं प्रश्न का उत्तर लिख कर देंगे। तीसरा है, उसे कहेंगे कि अपने सहपाठी से पूछ कर लिख ले। चौथा है, प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे। तो बताइए आप इनमें से कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? क्वेश्चन नंबर 9 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, क्या हो जाएगा? प्रश्न में उस बच्चे की आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करेंगे। क्या बोलेंगे कि आप जब आ रहे थे रास्ते में तो आपको ये लिखना है कि आपको कौन कौन सी आवाज़ें सुनाई दी थीं, और बाकी सबसे क्या लिखवाना है कि आपने क्या क्या देखा था, और उस दृष्टिबाधित बच्चे से बोलना है कि आपको रास्ते में क्या क्या सुनाई दिया था। तो इस प्रकार से आप आवश्यकता अनुसार प्रश्न में परिवर्तन कर सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, वाणी अस्थायी होती है भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। तो आपको बताना है कि वाणी अस्थायी होती है और भाषा की तुलना में अधिक। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या भरा जाएगा? क्या शास्त्रीय भरा जाएगा, मौखिक भरा जाएगा, या फिर लिखित भरा जाएगा, या फिर पारंपरिक भरा जाएगा? तो बताइए क्या भर दें यहाँ पर? आंसर कीजिए सभी लोग। वाणी अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलती है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसमें। वाणी कैसी होती है? अस्थायी होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेज़ी से बदलने वाली होती है। आगे देखते हैं। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से, उसके बाद में रिक्त स्थान का माध्यम है। तो आपको बताना है यहाँ पे क्या भरना है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है बल्कि स्वयं से का माध्यम है। तो भरना क्या हमें है? पढ़ने, बातचीत, सुनने, या फिर लिखने। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 का। ये सारे के सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इसीलिए कह रहे हैं कि सभी को आप लोग जोड़ लीजिए एक बार, सभी के पास में क्लास को शेयर कर दें। जो लोग नए जुड़ रहे हैं चैनल के ऊपर वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपनी बेहतरीन तैयारी के लिए। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, क्या हो जाएगा? भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं है बल्कि स्वयं से बातचीत का माध्यम है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ये सही आंसर है इसका। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह क्या करना चाहिए उसको? कि जब आप कोई नया पाठ स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले आपको क्या करना चाहिए? पहला ऑप्शन है, पाठ के कठिन शब्दों को श्याम पट्ट पर लिखकर उनका अर्थ बताएं। दूसरा है, पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें। तीसरा है, पाठ के रचनाकार का परिचय लिखवाएं। चौथा है, पाठ से मिलने वाली सीख के बारे में बताएं। तो आपको बताना है कि पाठ्य पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले अध्यापक के लिए आवश्यक है कि वह इनमें से क्या करे। क्वेश्चन नंबर 12 का सभी लोग आंसर कर देंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कीजिए सभी लोग। तो इसका रहेगा ऑप्शन नंबर 2, पाठ के मूल भाव पर बातचीत करें। क्या करना है? पाठ पुस्तक का नया पाठ आरंभ करने से पहले आपको पाठ के जो भाव होता है उसका जो मूल भाव है इसके ऊपर बातचीत करें बच्चों के साथ में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, यह विचार किसकी देन है? आपको बताना है कि भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वह जन्मजात होती है, यह विचार इनमें से किसकी देन है? तो सभी लोग आंसर कर देंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 13 का, किसकी देन है यह? चाम्स्की की। किसकी है?
चामस्की की देन है। क्या है कि भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये किसने कहा था? चामस्की ने कहा था। आगे देखते हैं। भाषा और चिंतन में संबंध होता है, यह कथन कैसा है आपको बताना है। पूर्णतः सही है या फिर आंशिक रूप से सही है, पूर्णतः गलत है या फिर व्यर्थ का है। तो बताइए भाषा और चिंतन में कैसा संबंध होता है। भाषा और चिंतन में संबंध होता है या कथन कैसा है आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या है? यह बात पूर्णतः सही है कि भाषा और चिंतन का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है आपको बताना है। इनमें से कौन सा कथन भाषा के संबंध में सही नहीं है। पहला है भारत की भाषिक विविधता एक जटिल चुनौती है। दूसरा है बहुभाषिकता बच्चे की असीमता का निर्माण करती है। तीसरा है भाषाएं आपस में संपर्क संवाद करती हैं। चौथा है भाषागत विविधता एक समस्या है। तो आपको बताना है भाषा के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं होगा। सभी लोग आंसर करेंगे तेजी के साथ में। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? भाषागत विविधता एक समस्या है। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 भाषागत विविधता एक समस्या है। ये इसका गलत है, बाकी सारे के सारे सही हैं। आगे देखते हैं। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला अक्षय हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? आपको बताना है कि एक बालक जो दूसरी कक्षा में पढ़ने वाला है वो हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे। दूसरा है बाकी बच्चों से उसकी भाषा सीखने के लिए कहेंगे। तीसरा है उसे डांटेंगे कि वह कक्षा में मातृभाषा का प्रयोग ना करे। चौथा है उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है सुटेबल हो जाएगा और सबसे सही है। आप इनमें से क्या करेंगे जब आपकी क्लास का बच्चा कोई अपनी मातृभाषा में बातचीत कर रहा होगा तब? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। क्या हो जाएगा? उसकी भाषा को समझने की आप कोशिश करेंगे जब वो बोलेगा अपनी मातृभाषा में तब। आगे देखते हैं। पहले है डॉट डॉट, उसके बाद है भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। आपको बताना है भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार क्या हो जाएगा इसमें? लेखन, सुनना, अक्षर ज्ञान या फिर संप्रेषण। तो बताइए यहाँ पर क्या भरना है हमें? लेखन भरा जाएगा या फिर सुनना भरा जाएगा, अक्षर ज्ञान या फिर संप्रेषण भरा जाएगा। तो बताइए क्या भर दें यहाँ पर? तो इसका जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या जाएगा? संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। क्या है? संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है, यही यहाँ पे भरना था संप्रेषण। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? पहला है पाठ में दिए गए तथ्यों पर ही आधारित होने चाहिए। दूसरा है पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। तीसरा है लिखावट को सुंदर बनाने में सहयोगी होने चाहिए। चौथा है स्मरण शक्ति को समृद्ध करने वाले होने चाहिए। तो एक बार आप लोग आंसर करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 18 का कि पाठ्य पुस्तक को आधार बनाकर पूछे जाने वाले प्रश्न निम्न में से क्या हो जाएंगे? सभी लोग आंसर करेंगे इसका एक बार। क्वेश्चन नंबर 18 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? कि पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? पाठ की विषय वस्तु का विस्तार करने वाले होने चाहिए। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। तो आपको बताना है कि इनमें से किसके अभाव में हम नहीं पढ़ पाएंगे। पहला है लिपि से परिचय, दूसरा है बारह खड़ी बोली से परिचय, तीसरा है वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान, चौथा है संयुक्ताक्षरों की पहचान। तो ये क्वेश्चन आपको कल की क्लास में भी हमने करवाया था। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? लिपि के बिना परिचय से हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना पढ़ सकते हैं ना किसी भाषा को बोल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि जब तक हमें लिपि का ज्ञान नहीं होगा तब तक हम किसी भाषा को पढ़ नहीं सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी। तो बताइए इनमें से ऐसी कौन सी विधि है जो श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हो जाएगी। पहला है रेडियो समाचार सुनना, दूसरा है कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, तीसरा है हाव भाव के साथ कविता बुलवाना, चौथा है प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना। तो बताइए इनमें से क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का एक बार सभी लोग आंसर कर दीजिए। श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा?
कहानी सुनकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा श्रवण एवं वाचन कौशल के विकास के लिए, कि पहले आप कहानी पर बच्चे सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया को जानें। आगे देखते हैं, कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। पहला है, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। दूसरा है, लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। तीसरा है, यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे और क्यों। चौथा है, आजकल आम का दाम कितना है। तो बताइए कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। क्वेश्चन नंबर 21 का सभी लोग आंसर कीजिए एक बार। यदि तुम आम बेचोगे तो उसके कितने दाम लोगे, यह प्रश्न कैसा है, बच्चे की भाषा क्षमता का सही आकलन करता है। क्या हो जाएगा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसका संबंध भ्रम है। आपको बताना है इनमें से किसका संबंध भ्रम है। सभी लोग इसका आंसर कर देंगे एक बार। क्वेश्चन नंबर 22 का, निम्न में से किसका संबंध भ्रम से है, सभी लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्मोर्फिया। डिस्मोर्फिया का संबंध किससे है, इसका संबंध होता है भ्रम से। किससे है, भ्रम से। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है। आपको बताना है इनमें से कौन सा कथन भाषा के बारे में उचित है। पहला है, भाषा अनिवार्यतः लिखित होती है। दूसरा है, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। तीसरा है, भाषा व्याकरण का अनुसरण करती है। चौथा है, भाषा और बोली में कभी भी कोई भी संबंध नहीं होता है। तो बताइए भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित हो जाएगा। सभी लोग इसका आंसर करेंगे एक बार। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग आंसर कीजिए इसके, फिर बताना आप लोग लास्ट में आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही निकले। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। कैसी है, नियमबद्ध व्यवस्था है। भाषा नियमबद्ध व्यवस्था है। आगे देखते हैं, बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज बनती चली जाएगी। उपरोक्त कथन का निहितार्थ क्या है। आपको बताना है कि बच्चे अपने चारों ओर लिखित सामग्री का जितना उपयोग देखेंगे उतनी ही लिखित भाषा के प्रति उनकी समझ सहज बनती चली जाएगी। उपरोक्त कथन का निहितार्थ को बताना है। पहला ऑप्शन है, बच्चों की पाठ्य पुस्तकों में बहुत से पाठ होने चाहिए। दूसरा है, बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होल्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य सूचियाँ देखने पढ़ने के अवसर मिलते रहने चाहिए। तीसरा है, बच्चों को गृह कार्य में लेखन संबंधी कार्य ही देना चाहिए। चौथा है, बच्चों को श्याम पट्ट पर लिखे हुए तथ्य अपनी कॉपी में लिखने के अधिकाधिक अवसर देने चाहिए। तो आप बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है कि उपरोक्त कथन में से निहितार्थ है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, बच्चों को अपने इर्द गिर्द विज्ञापन, होल्डिंग्स, कैलेंडर, बाल साहित्य सूचियाँ देखने पढ़ने के जितने ज़्यादा अवसर मिलेंगे बच्चों की समझ उतनी जल्दी सहज बनती चली जाएगी। आगे देखते हैं, भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। आपको बताना है कि भाषा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों के अतिरिक्त कौन सा सबसे कम प्रभावशाली है। पहला ऑप्शन है, प्रश्नों के उत्तर लिखना। दूसरा है, संवाद अदायगी। तीसरा है, परिचर्चा करना। चौथा है, घटना वर्णन करना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार। इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्या हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर लिखना, ये सबसे कम प्रभावशाली हो जाएगा, प्रश्नों के उत्तर लिखना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण स्थान है इस कथन का संबंध डॉट से है। तो आपको बताना है महत्वपूर्ण स्थान है इस कथन का संबंध किससे है। तो सभी लोग आंसर कर देंगे एक बार इसका। बताइए क्या हो जाएगा इसमें। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ पे आपको भरना है वाइगोत्स्की। क्या भरना है, वाइगोत्स्की का संबंध किससे है, महत्वपूर्ण स्थान से। देखते हैं आगे, बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा, आपको बताना है इनमें से क्या हो जाएगा फिर आगे, कि बच्चा क्या होता है जन्मजात, उसके अंदर भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष यह भी हो सकता है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा, पहला ऑप्शन है, परिचित भाषा जल्दी सीखेगा। दूसरा है, नई भाषा आसानी से सीखेगा। तीसरा है,
पढ़ना लिखना जल्दी सीखेगा, चौथा है सुनना बोलना जल्दी सीखेगा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार में कि बच्चों में जन्मजात भाषिक क्षमता होती है। इसका एक शिक्षा शास्त्रीय पक्ष है कि पर्याप्त अवसर मिलने पर बच्चा नई भाषा आसानी से सीखेगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी लोग इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, लड़के होकर रोते हो या कथन। आपको बताना है कि लड़के होकर रोते हो या कथन भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है। दूसरा है भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तीसरा है भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। चौथा है भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तो आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस प्रकार का आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा जेंडर से संबंधित। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है कि तुम बच्चे होकर के रो रहे हो। तो ये सब क्या है, जेंडर से संबंधित है। आगे देखते हैं, एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। आपको बताना है कि अगर आप एक भाषा शिक्षक हैं तो उस रूप में सबसे बड़ी चुनौती कौन सी हो जाएगी। पहला ऑप्शन है बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। दूसरा है बच्चों को भाषा सीखने के महत्व से परिचित कराना। तीसरा है बच्चों की भाषा को संचार साधनों के प्रभाव से मुक्त रखना। चौथा है भाषा संसाधनों का अभाव है। तो बताइए यदि आप एक भाषा शिक्षक हैं तो इनमें से कौन सी बड़ी चुनौती आपके सामने होगी। क्वेश्चन नंबर 29 का सभी लोग आंसर करेंगे। तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियां तय करना। ये एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए होगी। आगे देखते हैं, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, आपको बताना है हिंदी भाषा के संदर्भ में महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है। पहला है कही या लिखी गई बात को शब्द सा कह और लिख सकें। दूसरा है अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें। तीसरा है व्याकरण के नियमों को याद कर सकें। चौथा है कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। तो बताइए इसका क्या हो जाएगा सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 30 का सभी लोग आंसर करेंगे एक बार, क्या हो जाएगा इसका। तो साथियों इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो एक बार वीडियो को लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में शेयर कर दीजिएगा। जो लोग नए जुड़ रहे हो चैनल पे वो लोग चैनल को अपनी तैयारी के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट क्लासें पढ़ चुकी हैं और आगे भी डाली जाती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।